गुड मॉर्निंग गाइस। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्लांस एकेडमी पे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे प्लेटो के दार्शनिक राजा से संबंधित विचार, जो आपके यूपीएससी ऑप्शनल पीएसआईआर पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन और साथ ही साथ स्टेट पीसीएस में जो ऑप्शनल पेपर के तौर पे आप पॉलिटिकल साइंस लेते हैं, उसमें मेंस में आपको इस तरीके के प्रश्न आते हैं। प्लेटो विचारक पढ़ना पड़ता है और प्लेटो से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आते हैं, चाहे वो शिक्षा पे हो, न्याय पे हो, फांसीवाद हो, साम्यवाद हो, आदर्श राज्य हो, दार्शनिक राजा की विशेषताएं हों, इस तरीके के प्रश्न आते हैं। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है कि आप लोगों को नॉलेज तो पूरी रहती है, लेकिन उसको कुछ 10-12 बिंदुओं के माध्यम से या 7-8 बिंदुओं के माध्यम से 200-250 वर्ड में कैसे लिखना है, इंट्रोडक्शन क्या डालना है, कंक्लूजन क्या डालना है, मेन बॉडी में क्या डालना है, ये सबसे चुनौती का काम होता है, जिसका समाधान हमारे चैनल के माध्यम से दिया जा रहा है। और लगभग प्लेटो के सारे टॉपिक्स हमने कवर कर दिए हैं। जिन दोस्तों ने अभी तक बाकी वीडियोज़ नहीं देखी हैं, वो हमारी प्लेलिस्ट में जाएँ, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर, वहाँ पे आप प्लेटो के सारे क्वेश्चन देख सकते हैं। इसके बाद हम अरस्तु शुरू करेंगे, और जो भी छात्र अरस्तु पढ़ेंगे उससे पहले प्लेटो की सारी वीडियो जरूर देखें, क्योंकि जब तक प्लेटो नहीं पढ़ेंगे तो अरस्तु आपको समझ में नहीं आएगा। और जो यूजीसी नेट जेआरएफ के पेपर देते हैं बच्चे, असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी, उसमें जो कॉन्सेप्चुअल प्रश्न पूछे जाते हैं कॉन्सेप्ट के बेस पे, आप उनको भी यहाँ से देख सकते हैं, जो बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होंगे और मददगार होंगे। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की पहली वीडियो की, जो है कि मतलब टॉपिक की। तो दार्शनिक राजा, अब देखिए प्लेटो की जो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक क्या है, रिपब्लिक है। सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक रिपब्लिक डायलॉग फॉर्म में लिखी गई है, और रिपब्लिक में उसने न्याय से संबंधित जो टॉपिक दिया हुआ है कंसर्निंग जस्टिस, यानी एक ऐसा समाज जो नैतिक होगा, एक ऐसा राज्य जो नैतिक होगा, और उसको चलाने वाला जो शासक होगा वो भी नैतिक होगा, दार्शनिक होगा, जिसको दर्शन का ज्ञान होगा, शुभ का ज्ञान होगा, सत्य का ज्ञान होगा, ये सांसारिक मोह माया में नहीं फंसेगा। साथ ही साथ जो भौतिक दुनिया के पीछे दुनिया भाग रही है, जो हम लोग जो है कि कहीं ना कहीं रुतबा, पैसा, घर, बिजनेस, परिवार, संपत्ति, इनके पीछे भाग रहे हैं, ये तो एक भौतिक संसाधन है जो आज हैं कल ख़त्म हो जाएंगे। असली ज्ञान और असली संपत्ति क्या है, जो दर्शन के ज्ञान होते हैं, जो सांसारिक मोह माया से अलग आध्यात्मिक ज्ञान होता है, इस पर प्लेटो ने ज़्यादा बल दिया। और प्लेटो यह भी कहता है जो राजा दार्शनिक होगा वही जो है कि समाज को दर्शन का मतलब ज्ञान दे सकता है, साथ ही साथ समाज को नैतिक बनाए रख सकता है, राज्य में जो है कि शासन नैतिकता के आधार पर करेगा, जिससे किसी भी प्रकार का संघर्ष या अराजकता की स्थिति नहीं होगी। और शायद यही वजह थी जिसकी वजह से प्लेटो ने अपनी पूरी की पूरी शासन व्यवस्था में, आदर्श राज्य में, समाज में, रिपब्लिक पुस्तक में कहीं भी दंड, कानून, विधान की कोई चर्चा नहीं की। वो ये मानकर चलता है कि जब राजा दार्शनिक होगा, नैतिक व्यक्ति होंगे, समाज नैतिक होगा, तो किसी प्रकार की लालच या भ्रष्टाचार या संघर्ष या अराजकता की स्थिति नहीं दिखेगी। और जब ऐसी कोई स्थिति नहीं होगी तो हमें कोई कानून की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे में आप इंट्रो क्या बनाओगे कि इंट्रो में देखिए 3 से 4 फैक्ट को कंक्लूड करना होता है। पहला फैक्ट हम देते हैं कि प्लेटो जो है वो सुकरात के शिष्य हैं, जिन्होंने द रिपब्लिक पुस्तक में दार्शनिक राजा का महत्व स्वीकार किया है। वहीं दार्शनिक राजा जो विचारों का ज्ञान रखता है, शासन कला में मर्मज्ञ, मर्मज्ञ मतलब कि एक तरीके से एक्सपीरियंस, या यूँ कहें कि बहुत ही जानकार, विवेकशील और प्रशिक्षित शासक है। प्रशिक्षित क्यों? क्योंकि इसको लगभग 15 वर्षों की ट्रेनिंग दी जाती 35 ईयर के बाद। तो इस तरीके से प्लेटो ने जो है कि दार्शनिक राजा के बारे में जो इंट्रो हम लिख सकते हैं कि द रिपब्लिक में चर्चा की है। साथ ही साथ दार्शनिक राजा जो विचारों का ज्ञान और शुभ और सत्य का ज्ञान रखता हो, शासन कला में मर्मज्ञ हो, विवेकशील हो, प्रशिक्षित हो, ट्रेंड हो, वो सारा का सारा। और साथ ही साथ दार्शनिक राजा का अपना कोई परिवार ना हो के संपूर्ण समाज, संपूर्ण राज्य ही उसका अपना परिवार होगा। तो ये था। लेकिन अब प्लेटो ने दार्शनिक राजा के बारे में कुछ बातें कही हैं जिसको आप विशेषता के रूप में लिख सकते हो, कि दार्शनिक राजा के लिए पॉइंट लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? पहला कि दार्शनिक राजा का निर्माण किसके द्वारा हो रहा है? शिक्षा के द्वारा। शिक्षा के जो तीसरे चरण में, जिसकी उम्र कितनी है, लगभग 30 से 35 वर्ष है, इसमें जो व्यक्ति पास हो जाता है वो दार्शनिक राजा कहलाता है। और इसके बाद उसे 15 वर्ष का ट्रेनिंग का सिस्टम दिया जाता है। क्या दी जाती है? ट्रेनिंग कराई जाती है। क्या कराएंगे हम? एक ट्रेनिंग पैटर्न से उसे गुजारेंगे। तो उसको ट्रेनिंग भी दी जाएगी। और राजा का ज्ञान विवेक विधि से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ध्यान देना, यहाँ पे कॉमा लगेगा कि जो राजा का ज्ञान और विवेक है वो किसी भी विधि से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर ये देखिए, क्या आपको लगता नहीं कि प्लेटो ने कहीं ना कहीं दार्शनिक राजा को इतनी शक्तियाँ दे दी, यानी उसके विवेक और ज्ञान को ही संपूर्ण शासन का आधार बना दिया। यानी वो किसी भी विधि, कानून, दंड के माध्यम से शासन नहीं करेगा, बल्कि उसको जो ज्ञान दिया गया, जो उसको विवेक पैदा किया गया, 15 वर्ष की ट्रेनिंग दी गई है, उसी के आधार पर
शासन किया जाएगा। हम अभी आगे देखेंगे दार्शनिक राजा के बारे में आलोचना, लेकिन अभी हम दार्शनिक राजा के बारे में जो प्लेटो के स्टेटमेंट हैं द रिपब्लिक में, उसको हम समझते हैं। विवेक ज्ञान पर बल ज़्यादा दिया है, परंपराओं, प्रथाओं और रूढ़ियों आदि को अस्वीकृत कर दिया गया है। प्लेटो क्या कहता है कि परंपरा, प्रथा और रूढ़ि बिल्कुल अस्वीकृत कर दी है, बल्कि विवेक और ज्ञान पर बल दिया है। और प्लेटो का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है कि कोई भी धोबी, मोची या नाई राजा नहीं हो सकता, बल्कि राजा दार्शनिक होगा जिनको नैतिक और विवेक और ज्ञान का मतलब सत्य का ज्ञान होगा। क्योंकि ऐसा क्यों कहता है? वो कहता है कि शासन करना कोई आम काम थोड़े है, शासन तो एक कला है। यानी जिस तरीके से हम कपड़े बनाने की कला देखते हैं, खाना बनाने की कला देखते हैं, यानी कि बहुत ही उसमें बहुत ध्यान देना होता है हर एक चीज़ में, उसी तरीके से शासन को भी चलाने के लिए बहुत चीज़ों का ध्यान देना होता है। इसमें स्पेशलाइजेशन की आवश्यकता होती है। प्लेटो एग्जाम्पल देता है कि जब आपको किसी बीमारी से संबंधित कोई प्रॉब्लम आती है, कोई भी रोग की, तो आप एक स्पेशल डॉक्टर को खोजते हो कि बहुत एक्सपीरियंस डॉक्टर कौन है, बहुत ही अच्छा डॉक्टर कौन है। या जब आप किसी टीचर को पढ़ाने के लिए हायर करते हो अपने बच्चों को, तो आप कहते हो कि भाई टीचर बहुत एजुकेटेड होना चाहिए। तो उसी तरीके से जब समाज या राज्य को भी जब अच्छे टीचर की आवश्यकता होती है, तो क्यों ना मैं एक ऐसा राजा चुने जो बहुत ही एक्सपीरियंस हो, जो बहुत विशेषज्ञता युक्त हो। तो प्लेटो की यहाँ पे बात तो सही लगती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि प्लेटो का राजा कहीं निरंकुश हो जाए, अपने को ही सर्वशक्तिमान समझ ले। जैसे लुई 14वां ने कहा आई एम द स्टेट, या हिटलर मुसोलिनी ने कहा कि हम ही जो है कि शासन करते हैं यहाँ पे। तो ये समस्याएं भी हमें देखने को मिलेंगी इनके विचारों में। तो इन्होंने कहा कि अच्छा राजा ही समाज की सभी समस्याओं का निराकरण करता है। अब देखिए सभी समस्या, ये एक काल्पनिक बात नहीं लगती है कि क्या सभी समस्याओं का एक व्यक्ति जो केवल 35 वर्ष तक शिक्षा लेता है और 15 वर्ष का अनुभव लेता है, ट्रेनिंग लेता है, वो सभी समस्याओं का समाधान कर देगा? ये तो किसी ईश्वर से कम है ही नहीं। तो ये सब एक अमूर्त विचार यानी कि अतिवादी विचार हो जाते हैं, जो अरस्तु ने इनके विचारों को एक टाइटल दिया कि प्लेटो के विचार अतिवादी विचार हैं। प्लेटो कहते हैं कि राजा दार्शनिक अथवा राजा में दार्शनिकता का भाव होना चाहिए। यानी कि राजा कैसा होना चाहिए? दार्शनिक होना चाहिए, जिसको सत्य का ज्ञान हो, जिसको इस दुनिया की कोई आवश्यकता नहीं है, मोह माया से दूर हो, भौतिक संसाधनों से दूर हो, केवल और केवल न्याय पर बात करे, समाज को नैतिक बनाए, राज्य को नैतिक बनाए, किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान कर सके वो। और इस प्रकार से एक व्यक्ति का समर्थन करने का मतलब हो गया कि राजतंत्री शासन प्रणाली का प्लेटो ने समर्थन किया, जबकि इसने लोकतंत्र को क्या किया? खंडित कर दिया, कि लोकतंत्र इसने एक्सेप्ट नहीं किया। और यहीं पर सेबाइन ने कहा कि प्लेटो की शासन प्रणाली एक प्रबुद्ध अधिनायकवादी है। प्रबुद्ध का मतलब क्या होता है? अगर आप देखेंगे, प्रबुद्ध का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो नॉलेजेबल होता है, जिसके पास बहुत ज्ञान होता है, जिसके पास बहुत विचार होते हैं, दर्शन होते हैं। लेकिन अधिनायकवादी क्यों? क्योंकि उसको इतनी अधिक शक्ति प्राप्त हो जाती है कि वो कहीं ना कहीं निरंकुश होने की बात कर सोच सकता है। आगे चल के हम हॉब्स और मैकियावेली के शासन को पढ़ेंगे, जो निरंकुशता का प्रमाण देते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि प्लेटो का भी जो राजतंत्री शासन प्रणाली में जो राजा है, वो दार्शनिक कम बल्कि अधिनायकवादी ज़्यादा हो सकता है। तो इसलिए सेबाइन ने ये स्टेटमेंट दिया। और आपसे यूजीसी नेट में पूछ लेता है कि प्रबुद्ध अधिनायकवादी प्लेटो के राजा को किसने कहा? सेबाइन ने कहा। अगला हम प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे टॉपिक देखते हैं कि दार्शनिक राजा की संकल्पना का समर्थन करते हुए उसने लोकतंत्र शासन प्रणाली का पूर्णतः खंडन किया। और प्लेटो नगर राज्यों में तब तक कष्टों का अंत नहीं होगा जब तक दार्शनिक राजा नहीं होंगे। इसने क्या कहा कि किसी भी नगर राज्य यानी यूनान, एथेंस में जो समस्याएं थी, उनका एंड कब होगा? जब दार्शनिक राजा होंगे, क्योंकि दार्शनिक राजा ही सभी प्रकार की समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। उनके पास सत्य और शुभ का ज्ञान होता है, विवेक का ज्ञान होता है, उनके जो विवेक होते हैं, जो ज्ञान होते हैं, वो किसी भी विधि से ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इसीलिए वो कहता है कि नगर राज्यों में कष्टों का अंत तब तक नहीं होगा जब तक राजा यहाँ के दार्शनिक नहीं होंगे। तो कहीं ना कहीं उसने राजतंत्रात्मक प्रणाली अपनाई है और व्यक्ति के जीवन पर विवेक का नियंत्रण आवश्यक है, न कि विधि और शासन का। ठीक है, तो ये तो थे आपके प्लेटो के इंट्रोडक्शन के साथ कि दार्शनिक राजा से संबंधित जब कोई प्रश्न आए तो कम से कम आपके पास 8 से 10 पॉइंट होने चाहिए जो आप लिख सकते हो, जिसमें आप सेबाइन के कोटेशन को भी लिख सकते हो, प्लेटो ने जो भी रिपब्लिक में कहा उसको डील कर सकते हो। कंक्लूजन के तौर पे अगर हम देखें तो अगर आलोचनात्मक अगर परीक्षण पूछा जाता है तो आप लिख सकते हो कि कहीं ना कहीं इसका जो राजा है वो राजतंत्री शासन व्यवस्था का इन्होंने समर्थन किया, जो वर्तमान युग में क्या है, लोकतंत्र की डिमांड की जा रही है। राजतंत्री शासन जो है कि निरंकुशता से परिपूर्ण हो जाते हैं, राजा केवल अपने बारे में सोचता है, अपनी शक्तियों का प्रसार करने के लिए सोचता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हो नाजीवाद हिटलर का या फांसीवाद मुसोलिनी का, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। तो यहाँ पर आप आलोचनात्मक परीक्षण भी लिख सकते हो।
पूरा चर्चा जो है कि हमने लोगों ने लगभग 3 से 4 लेक्चर 5 लेक्चर में प्लेटो के हर प्रकार के टॉपिक्स पे हमने डील किया है, जो आपके यूपीएससी आईएएस के एग्ज़ाम, सिविल एग्ज़ाम्स में जो मेंस में आपसे पूछे जाते हैं ऑप्शनल पेपर में, अब आप यहाँ से प्लेटो से संबंधित किसी भी प्रकार के प्रश्न को आसानी से लिख सकते हैं पॉइंट वाइज तरीके से। अगली लेक्चर हमारी अरस्तू पे होगी। आइए तब तक प्लेटो की ज़रा कुछ प्रमुख पुस्तकों पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे 3 प्रमुख पुस्तकें हैं, देख लेते हैं। द रिपब्लिका सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुस्तक है। इसमें सद्गुण, आदर्श राज्य, न्याय व्यवस्था और शिक्षा सिद्धांत, साम्यवाद आदि का उल्लेख है। क्या कहा जा रहा है? सद्गुण की बात की गई है कि कैसा मानव होना चाहिए, कैसे नैतिक होना चाहिए। आदर्श राज्य की बात की गई है, न्याय व्यवस्था की बात की गई है, शिक्षा पैटर्न की बात की गई है और साम्यवाद की बात की गई है। इस तरीके से यह एक कैसी रचना है? आदर्शवादी रचना है, क्योंकि इसमें प्लेटो कहीं ना कहीं अपने समाज, राज्य, न्याय इन सभी की बात करता है। लेकिन फिर जब जीवन के अंतिम समय में जब देखता है कि जैसी मैं कल्पना कर रहा था मानव के नैतिक होने की, वैसा मानव तो मुझे कहीं नहीं दिख रहा है, ना एथेंस में, ना यूनान में, स्पार्टा में, कहीं नहीं दिख रहा है। तो उसने अपने विचारों को बदला और उसने क्या कहा कि आदर्शवाद की बजाय व्यवहारिकता पर उसने बल दिया कि प्रैक्टिकलिटी क्या है। प्रैक्टिकली क्या है कि व्यक्ति ना तो नैतिक हो सकता, ना वो संघर्ष को छोड़ सकता है और ना ही वो अपनी संपत्ति और परिवार को छोड़ सकता। जो प्लेटो ने साम्यवाद का शासन किया था कि भाई साम्यवादी व्यवस्था होनी चाहिए, कि पत्नियों का, परिवार का और संपत्ति का साम्यवाद होना चाहिए, तो कोई भी व्यक्ति परिवार और संपत्ति छोड़ने के लिए तैयार नहीं, इवन कि राजा भी नहीं छोड़ने को तैयार है। तब उसे लगा कि जो मैंने विचार दिए कल्पना मात्र थे, मुझे अपने विचारों में परिवर्तन करना चाहिए। और तब उसने एक व्यवहारिक राज्य की रूपरेखा प्रस्तुत की और राज्यों का वर्गीकरण का उल्लेख किया। यानी इसी को हम कह सकते हैं कि सब आइडियल स्टेट, अपना एक उप आदर्श राज्य दिया, जिसमें इसने विधि और दंड की बात की। वहीं द लॉज, इसकी ये भी जीवन के अंतिम समय में लिखता है, इस पर भी व्यवहारिकता पर बल दिया कि कानून के शासन, संपत्ति व परिवार का इसने समर्थन किया। अर्थात कहीं ना कहीं इसने दंड का भी बात किया कि शासन को चलाना है, समाज को शांतिपूर्ण रखना है, सामंजस्य रखना है, तो आपको कानून के साथ साथ दंड का भी भय देना पड़ेगा। और प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए परिवार और संपत्ति दोनों ही जरूरी हैं, और इसी चीज़ का समर्थन अरस्तु भी करता रहा है। तो आप देख सकते हो कि द रिपब्लिक जो पुस्तक थी उसमें बहुत ही ख्याली पुलाव पका रहा था एक तरीके से प्लेटो, यानी कह सकते हैं हम कि एक आदर्शवादी रचना थी। लेकिन अंतिम समय में जब उसने बहुत अनुभव लिया, समाज के हजारों लोगों से मिला, देखा कि सब तो केवल और केवल अपनी संपत्ति, परिवार के लिए झगड़ा कर रहे हैं, अपनी संपत्ति की सुरक्षा करने में लगे, तो यानी उसके जो नैतिक विचार, जो राज्य थे, वो सारी चीज़ें कोई मतलब नहीं रखती। इसलिए उसने स्टेट्समैन और लॉज में क्या किया? व्यवहारिक जीवन पर ज़्यादा बल दिया आदर्शवाद की अपेक्षा। तो ये था दोस्तों प्लेटो से संबंधित पूरा कंप्लीट लेक्चर, जो 4 से 5 वीडियो में हमने पूरा कंप्लीट किया है। और अब आपका, मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई भी प्रश्न इस तरीके से आपका प्लेटो से रिलेटेड तो नहीं गलत होगा, ना यूजीसी नेट जेआरएफ में और ना यूपीएससी स्टेट पीसीएस जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स आते हैं उसमें कोई क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, वहाँ पर आपकी बातों का समाधान किया जाएगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में अरस्तु के साथ। अगर यहाँ तक आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।